आपको अगर थंब में पेन हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि वो किस वजह से हो रहा है। एक तो किस जॉइंट की वजह से हो रहा है, किस मसल की वजह से हो रहा है। शुरुआत में हम फिजियोथेरेपी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजीव, ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। आज हम बात करेंगे डी कर्वेंस टेनोसाइनोवाइटिस के बारे में कि लोगों के मन में इसको लेके क्या गलत धारणाएं होती हैं, क्या मिथ्स होते हैं। उससे पहले हम मिलेंगे एक पेशेंट से जिनको ये परेशानी है। जो थंब पेन के काफ़ी कॉजेज़ होते हैं, ठीक है। कुछ जॉइंट रिलेटेड होते हैं, कुछ टेंडन जो आसपास की मसल है उससे रिलेटेड होता है। तो इनको जो हो रहा है वो कॉज है कंप्रेशन की वजह से। जो हमारा टेंडन है जो अंगूठे को चलाता है वो यहाँ पे एक टनल से निकलता है। तो बार बार रिपीटिव यूज़ की वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में इरिटेशन होने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। और स्वेलिंग क्योंकि स्पेस कम होता है तो स्वेलिंग कहीं जाने का स्पेस होता नहीं है, तो इसकी वजह से इनको ये होता है, ठीक है। तो इनका कॉज है रिपीटेटिव यूज़। सबके अंदर होता है रिपीटेटिव यूज़, लेकिन किसी के अंदर वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसी में नहीं होता। वहीं कुछ लोगों में जॉइंट की वजह से होता है कि जॉइंट पेन हो रहा है इतना, तो उस जॉइंट को थोड़ा रेस्ट दे देंगे तो सही हो जाएगा ओवर टाइम। लेकिन ये वाला रेस्ट देंगे तो उसको बाद में यूज़ दोबारा करना है तो नहीं होगा। इसके अंदर जॉइंट के अंदर फ्लूइड भर जाता है, वो रेस्ट के साथ डिसिपेट हो जाता है तो नॉर्मल हो जाता है। तो अभी इनको जैसा पेन हो रहा है उसको देखने का तरीका यही है कि आप थंब को अंदर की तरफ मोड़ें। हाँ, अभी आपको पेन कहाँ हो रहा है? एक फिंगर से ज़्यादा बताएं तो हाँ, यहाँ पे ज़्यादा होता है, इस लाइन में रहता है, ठीक है। अब ये टेस्ट होता है जिसके अंदर हम थंब को हाथ के अंदर फोल्ड करते हैं और नीचे की तरफ फोल्ड कीजिए, थंब को ऐसे प्रेस कीजिए और नीचे की तरफ टर्न करते हैं, ठीक है। तो अब पेन बढ़ना चाहिए, तो दिस इज़ अ साइन, ठीक है। तो ये टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि यही जो हम सोच रहे हैं डायग्नोसिस वो सही है कि नहीं है। कि भाई आपको डायग्नोसिस का ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ना, कि किसी और चीज़ का ट्रीटमेंट दे दिया आए थे कुछ और परेशानी लेके, ट्रीटमेंट कुछ और दे दिया, ऐसा नहीं ना। तो आपको अगर थंब में पेन हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि वो किस वजह से हो रहा है। एक तो किस जॉइंट की वजह से हो रहा है, किस मसल की वजह से हो रहा है। तो जिस मसल की वजह से हो रहा है उसी मसल का हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन कॉजेज होते हैं और कॉमनली ऐसा देखा जाता है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता हमें देखने में, पता लगाने में, क्योंकि कॉमनली पेशेंट आ रहे होते हैं इस चीज़ के लिए। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो शुरुआत में हम फिजियोथेरेपी कराते हैं कि भाई पहले नॉन इन्वेजिव ऐसी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जो अंदर हम किसी के तरीके कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन, कुछ और चीज़ बॉडी के अंदर नहीं डाल रहे हो। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मेथड यही होते हैं सारे। लेकिन जस्ट इन केस जैसे अब आपको बाहर जाना है, आप उस चीज़ से परेशान रहोगे, फिजियोथेरेपी अभी करवा नहीं पाओगे, तो उसकी वजह से आपको हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। दैट इज़ सेकेंड लाइन, जो हमें बहुत ज़्यादातर पेशेंट्स में यूज़ करना ही पड़ता है वैसे। लेकिन क्योंकि फर्स्ट लाइन फिजियोथेरेपी होती है और इजीली अवेलेबल होती है और उसका बेनिफिट होता है, इवन 20-30% में ही होता है, लेकिन होता है उसका रिलीफ, तो उन लोगों को कम से कम वो इंजेक्शन से बच जाते हैं, ठीक है। कभी होता है दोबारा तो फिर उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं। एक और चीज़ है, इनको स्किन का प्रॉब्लम है, जैसे भी पसीना आते हैं तो सीवियर इनका मतलब वो ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। ओके ओके। तो जैसे स्टेरॉइड लगाएंगे इससे कुछ रिएक्शन नहीं, स्टेरॉइड का इन्फ्लेमेशन वो कम करता है, एलर्जीज को कम करता है इन एनी केस वैसे भी। तो और ये लोकलाइज रहता है, सिर्फ वहीं पे रहता है। तो बस एक जो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है वो ये कि यहाँ पे डिस्कलरेशन, थोड़ा स्किन जो है, जैसे मेरा यहाँ पे डार्क कलर है, लाइट कलर है, तो थोड़ा डिस्कलरेशन हो जाता है काफ़ी बार, थोड़ा सा हल्का। तो वो इसका ही रहता है, क्योंकि स्किन में जाता है, ओवर द टाइम करेक्ट होता है फिर, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट रहेगा। बाकी आप कुछ एक्सरसाइज उसके बाद कर सकते हैं कि रबर बैंड ले सकते हैं, रबर बैंड को बाहर की तरफ खोल सकते हैं। फिंगर में लगाया ऐसे रबर बैंड, चोंच बनाई और चोंच को ऐसे खोला, ऐसे चोंच बीक, हाँ ऐसे करके यहाँ पे रबर बैंड, बाल वाला रबर बैंड यूज़ कर लिया और आपने ये खोला। उससे क्या होगा, ये वाली एक्सरसाइज होगी इसकी, ठीक है। दूसरा आप काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 पूरा पीछे जाके 1 2 3 4। तो इससे क्या होगा कि इसका एक्सरसाइज हो जाएगा। तो ये दो एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये कर सकते हैं। दूसरा थंब को आप ऐसे करके थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं अभी तो, क्योंकि आपको पेन होगा, फिर बाद में आप कर सकते हैं, एक बार इंजेक्शन लगा सकते हैं उसके बाद, ठीक है। और कोई सवाल आपके? ये अर्थराइटिस तो नहीं है? नहीं, अर्थराइटिस ये नहीं है। हाँ, लेकिन अर्थराइटिस, हाँ अर्थराइटिस इस एज के अंदर कॉमन होता है। अगर हम एक्सरे कराएंगे तो आपको हो सकता है किसी जोड़, इस वाले जोड़ के अंदर अर्थराइटिस हो। लेकिन ये वाला जो पेन हो रहा है वो आपको मसल की वजह से हो रहा है। तो ये वही हाथ ऐसे करने से, योगा करने से हुआ? हाँ, बढ़ जाता है रिपीटेटिव मूवमेंट से, बार वो कभी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ योगा से ही हुआ हो। वैसे भी हम घर के जो आम काम करते हैं उसमें ये तो यूज़ होता है थंब रेगुलरली, तो हो सकता है।
आर्थराइटिस आपको कल को हो सकता है, मतलब आज ये वाली प्रॉब्लम है, कल वो, भगवान ना करेगी हो, लेकिन हाँ, हो सकता हाँ लेकिन हो सकता है, क्योंकि इस एज के अंदर ये प्रॉब्लम्स कॉमन है और ये जॉइंट भी कॉमन है। जैसे हमारे नी जॉइंट में होता है वैसे थंब के बेस में बड़ा कॉमन होता है आर्थराइटिस होना। ठीक है, तो अभी के लिए ये प्रॉब्लम है तो इसको डील करते हैं। ठीक ठीक है, चलिए, थैंक यू। पहली गलत धारणा जो लोगों के मन में होती है कि ये परेशानी सिर्फ वीमेन में होती है। इस परेशानी का नाम मदर्स थंब होता है, लेकिन ये सिर्फ वीमेन में नहीं होती, ये मेन में भी हो सकती है, मेल्स के अंदर भी हो सकती है। दूसरी चीज़ कि ये परेशानी रेस्ट से सही हो जाती है। ऐसा नहीं है, ये परेशानी सिर्फ रेस्ट से सही नहीं हो पाती है। अगर आप वापस मूवमेंट करना शुरू करोगे तो ये परेशानी आपको दोबारा से परेशान करेगी। तो इसके लिए शुरुआत में फिजियोथेरेपी लीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा।